हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे इन्फ्लेशन जो हम पढ़ रहे थे। पहले मैंने आपको दो वीडियोस में बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन दोनों को भी देख लेना, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। आज हम पढ़ेंगे फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व क्या होता है, उत्पादक कीमत सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, स्टैगफ्लेशन हम आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन बता देती हूँ। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में आते, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं फिलिप्स कर्व क्या होता है। देखिए, फिलिप्स जो कर्व है वो एक ऐसा वक्र है जो दिखाता है कि बेरोजगारी की दर, बेरोजगार मतलब जितने लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, जॉब नहीं होती है, उनकी रेट में और मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन की रेट में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, यानी इनमें उल्टा संबंध पाया जाता है। इस वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी बढ़ानी होगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, हम इसको कम कर लें, तो क्या होगा कि उन्हें लोगों को उनकी जो सैलरी है वो बढ़ानी पड़ेगी, उन लोगों को ज़्यादा रोजगार देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मनी में लिक्विडिटी, तरलता बढ़ जाएगी, मनी का फ्लो ज़्यादा आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें यही दिया है। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी बढ़ानी होगी, परंतु मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, अतः बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो तो आपको ऊंची इन्फ्लेशन होगी तो आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर को कम करना चाहती है गवर्नमेंट, तो अर्थव्यवस्था में उसे बेरोजगारी की ऊंची दर वहन करनी होगी। अगर वह इन्फ्लेशन कम करेगी, मतलब पैसा वापस खींचेगी, तो ऑब्वियसली बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इन दोनों में ऐसा संबंध होता है। अब मैं इसको एक बार बना के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा बनेगा हमारा जो फिलिप्स कर्व है। यहाँ पर हमारी सॉरी इन्फ्लेशन रेट होगा, यहाँ पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है यहाँ पर, तो देखिए इन्फ्लेशन रेट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का इनमें संबंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है उत्पादक कीमत सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पीपीआई। देखिए, यह सूचकांक वस्तु और सेवाओं की उत्पादक कीमतों में औसत परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, जो देखिए पहले हमने देखे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, कंज्यूमर जो है उसको जो प्राइस मिल रहे हैं उनमें क्या इन्फ्लेशन बढ़ी है। अब ये किसकी दृष्टि से है, ये उत्पादक की दृष्टि से है कि वस्तु और सेवाओं की उत्पादक कीमत जब उन्हें बनाते हैं तो उनकी कीमत में जो परिवर्तन होता है वो उसको दिखाता है। अर्थात ये उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को दर्शाता है कि जो उत्पादक है, जो बना रहा है, उसके दृष्टिकोण में क्या चेंज हो गया है, क्या प्राइस बढ़ गए हैं। इस सूचकांक में उत्पादक की मूल कीमतों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की मूल कीमत मतलब जो जब चीज बनती है तो वो मान ली बाजार में आई 10 रुपए की, लेकिन बनी है वो 7 की। तो ठीक है, जो बनी है उस रेट को हम देखते हैं, अर्थात टैक्स, परिवहन लागत आदि को इसमें शामिल नहीं करते। जब उत्पाद फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो उसकी कीमत में परिवर्तन की गणना आउटपुट पीपीआई कहलाती है। ठीक है, जब फैक्ट्री से बाहर निकल के जो उसकी प्राइस होगी वो आउटपुट पीपीआई कहलाएगी कि उनमें कितना बदलाव हुआ। और जब कच्चा माल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसकी कीमत में परिवर्तन इनपुट पीपीआई कहलाता है। यानी जब कच्चा माल आया तो उनकी कीमतों में क्या चेंज हुआ वो इनपुट पीपीआई कहेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में यही है कि हम देखेंगे उत्पादन करते वक्त जो चीज वस्तुओं की कीमतें होती हैं उत्पादन के समय की, उनमें क्या डिफरेंस आया, वो हमारा हो गया उत्पादक कीमत सूचकांक। ठीक है, अब इसको ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात हो रही है पीपीआई को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टैगफ्लेशन जो है वो दो वर्ड से बनकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकी हुई रुकी हुई की कोई चीज होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन एक तरीके से गतिहीनता भी है अर्थव्यवस्था में और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। ये मतलब एक विपरीत स्थिति हो जाती है, एक कठिन स्थिति हो जाती है एक अर्थव्यवस्था के लिए। कैसे, इस स्थिति में मुद्रास्फीति तरह तथा बेरोजगारी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, गतिहीन है अर्थव्यवस्था, उसमें बेरोजगारी भी है, उसके साथ इन्फ्लेशन भी है। अर्थात उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की दर भी अधिक होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में अंतर बताया था। अब देखिए इसमें क्या है स्टैगफ्लेशन में कि
इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार यह स्थिति मुद्रास्फीति तथा मंदी नामक दो विरोधाभासों का मिश्रण है। ठीक है, इसमें क्या है, मुद्रास्फीति भी और मंदी भी है, बस जबकि ऐसा होता नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। पर ऐसी सिचुएशन में जो अर्थव्यवस्था है बहुत मतलब उस कठिन दौर में चली जाती है, क्योंकि एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। स्टैगफ्लेशन के कारण अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती है, क्योंकि एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हमें अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें कठोर मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी, मार्केट से ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि पैसा खींचा जाए। लेकिन मंदी को दूर करने के लिए हमें विस्तारवादी नीति की आवश्यकता होगी, मतलब अगर मंदी है तो हमें उसके लिए मार्केट में पैसा डालना पड़ता है। ठीक है, विस्तारवादी नीति अपनानी पड़ती है। लेकिन अब जब दोनों ही सिचुएशन है तो उस वक्त अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी, तो ये स्थिति कहलाती है स्टैगफ्लेशन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पढ़ाया था WPI और CPI, उसमें एक कुछ टर्म्स होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। WPI हेडलाइन क्या होता है, ठीक है। WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, देखिए जब WPI के अनुसार मुद्रास्फीति का निर्धारण करते समय यदि उसकी बास्केट की सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है तो प्राप्त मुद्रास्फीति की दर WPI हेडलाइन कहलाती है। अगर बास्केट में जितनी चीज़ों को हम लेते हैं वेटेज के लिए, इंडेक्स निकालने के लिए, उन सबका इन्फ्लेशन देखा जाए तो WPI हेडलाइन बोलते हैं उसे। लेकिन WPI की बास्केट में से खाद की वस्तुएं और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए तो प्राप्त मुद्रास्फीति को WPI कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर जो मैंने आपको पढ़ाया था WPI इंडेक्स, मैंने आपको बताया था उसमें हम 3 चीज़ें लेते थे, तो जब हम उसमें से खाद और ईंधन को हटा देंगे तो हमें मिलेगा WPI कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, बस ये कुछ टर्म्स थी, मैंने कहा आपको बता दो, आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता मूल्यों के आधार पर CPI में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति की दर की गणना की जाती है। देखिए हेडलाइन मतलब आप समझ लीजिए पूरी चीज उसमें ले ली है जितनी हम इंडेक्स में लेते हैं, जबकि CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन के प्रभाव को हटा देते हैं तो हमें CPI कोर इन्फ्लेशन प्राप्त होता है। देखिए दोनों में से अगर खाद्य ईंधन को हटा दे तो हमें कोर जो है इन्फ्लेशन वो पता चल जाएगी। कभी अगर एग्जाम में ऐसी टर्म्स आ जाए तो आपको याद रहे इसलिए। अब एक और वीडियो में जो इंडेक्स बचे हैं मैं आपको वो पढ़ा दूंगी, और कुछ टर्म्स बची है डिसइन्फ्लेशन वगैरह, तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगी और ये टॉपिक हम अपना ख़त्म कर लेंगे। इन वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।